हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज हम लोग सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी सभी लोग समझ रहे होंगे किस मेमोरी की मैं बात कर रहा हूं। कंप्यूटर की मेमोरी जिसमें जो हमारा डाटा होता है, जो स्टोर होता है, या कोई हमारा सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, या कोई ऐसा डाटा है जो ज्यादा मेमोरी घिरता, उसके हिसाब से हम कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं मेमोरी के हिसाब से। जैसे हम कहते हैं 500 GB, 1 TB, 250 GB, जो हार्ड डिस्क के हिसाब से हम खरीदते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से, हमारे यूज के हिसाब से खरीदते हैं। कुछ ऐसी मेमोरी होती है एक्सटर्नल रहती है, जैसे पेन ड्राइव में हम डाटा ले लेते हैं, CD DVD में ले लेते हैं। ये सब क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी है। अब इनके बारे में हमें लिखना है डिटेल्स में, कैसे इनको समझाया जाता है, क्या क्या एग्जाम में लिखना है, वो सब आगे हम लोग समझने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके और इसकी नॉलेज भी मिल जाती है और लिखना भी सीख जाते हैं। तो हम कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की बात। इस सारी जो मेमोरी होती है वो कहां पर लगी होती है? CPU के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है। CPU जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, उसी के अंदर सारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों रहती हैं। प्राइमरी के मतलब होता है जो मेमोरी CPU के अंदर आप खरीदते समय आपको मिलेगी, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, HDD। कुछ इस तरह की होती है, मैं दिखा दूं आपको, मेरे पास रखी हुई है, कुछ इस तरह की होती है। यह अलग अलग साइज की होती है, साइज मतलब GB में आती है, 250 GB, 100 GB, हमारी 500 GB हो सकती है, 400 GB हो सकती है, या हमारी 1 TB हो सकती है, उससे अधिक हो सकती है। जिसमें जो भी हमारी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है वो सारा डाटा इसी में स्टोर होगा, जितने जितने साइज का होगा वो है। या फिर जो हम प्रोसेस करते कंप्यूटर चलाते हैं, वह पूरी प्रोसेस के लिए भी मेमोरी चाहिए, जगह चाहिए, तो वह भी इसी के अंदर होगा। कोई ऐसा डाटा रिसाइकिल बिन देखा होगा जो हम डाटा डिलीट वगैरह करते रहते हैं, वो भी इसी के अंदर जाएगा। फिर होता क्या है, इसमें कुछ हम उसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ हिस्सा हम रखेंगे इसके प्रोसेस के लिए, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उनको चलाने के लिए। कुछ हम जो मेमोरी रहेगी वो उसके लिए रखते हैं कि जो हम फाइलें बनाते हैं, जो फाइलें बनाते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए, फोटो डालना हो, वीडियो डालना हो, ऐसे बहुत सारे हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखते हैं डाटा, वो रख सकें। तो ये इस मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कंप्यूटर की, कि हम कितना डाटा उसमें रख सकते हैं, कैसा कंप्यूटर हमारा वर्क करेगा। तो इसको एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम काम की जरूरत के हिसाब से, देखा ना, कहीं काम की, वर्क की जरूरत के हिसाब से, हमारा काम कैसा है, कितना डाटा स्टोर करना चाहती है, किस तरह के सॉफ्टवेयर चलाना है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की मेमोरी इस्तेमाल करता है। CPU तक मेमोरी की सीधी पहुंच के आधार पर मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप में बांटा जाता है, दो टाइप में बांटा जाता है। दोनों को सिर्फ देख लेना, फिर इनके बारे में डिटेल समझेंगे। यहां पर लिखा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दो भागों में बट गई। प्राइमरी मेमोरी में CPU के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, कैक मेमोरी, जो भी हमारा प्रोसेस हो रही, जो कचरा जमा हो रहा, कह सकते हैं इसमें कचरा ही बोला जाता है, जैसे रिसाइकिल बिन में, या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर के साथ कुछ कचरा जमा होता रहता है जो थोड़ी बहुत घिरता रहता है। फिर क्या लिखा है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। इसमें वोलाटाइल में रैम हो गया, SRAM हो गया और DRAM हो गया। इन सबको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। फिर इसमें रोम हो गया, PROM हो गया, EPROM हो गया, EEPROM हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया ये, है ना। फिर सेकेंडरी मेमोरी में आती है मैग्नेटिक टेप हो गया, ऐसे SDD हो गया, जिप हो गया, FDD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, है ना। ऐसे ऐसे हमारा और भी हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के कार्ड होते हैं, पेन ड्राइव है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे। प्राइमरी मेमोरी का मतलब है सीधा, ये सारा प्राइमरी मेमोरी में जो भी नाम लिखे हैं इतने इधर के, इस सब के सब CPU के अंदर मिलेंगे। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक डब्बा सा मैंने दिखाया था, कंप्यूटर साथ लगा रहता है, उसमें मिलेंगे। लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी बाहरी रहती हैं, जिनको हम निकाल के अपने पास रख सकते हैं। पेन ड्राइव एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप समझ सकते हैं, या CD DVD समझ सकते हैं, जिसमें हम कोई फिल्म रख लेते हैं, कोई फोटो डाल लेते हैं, या कोई फाइल है उसको डाल लेते हैं और CPU से कॉपी करके निकाल के हम ले जाते हैं। तो वो सब सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं, क्योंकि इनबिल्ट नहीं रहती हैं। ये सब इनबिल्ट है, मतलब CPU के अंदर कसी रहती हैं, उसमें हमें लगाना पड़ता है, किसके अंदर, CPU के अंदर।
तो ये दोनों मेमोरी है, इनके बारे में जितना हमें समझना होगा मैं आगे समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो क्लियर लिखा है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिटेल में समझना, ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली रैम और रोम की मैं बात कर रहा हूं, रैम रोम इनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, अभी आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा क्योंकि हम डिटेल में समझाते हैं यहाँ पर, इससे आपको सारी नॉलेज मिल सके। लेकिन एग्जाम में हमें नंबर के हिसाब से लिखना, 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना हमें याद हो उतना हम लिख कर आएंगे। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? मेन मेमोरी होती है ये, और इंटरनल स्टोरेज कह सकते हैं जो कि सीपीयू के अंदर हमें फिट की जाती है, बिल्कुल कस के रखा जाता है, उसी में फिट होती है। अगर वो निकाल देंगे तो कंप्यूटर हमें लगता है नहीं चलेगा, नहीं हमारा सीपीयू स्टार्ट होगा, क्योंकि इसे सीपीयू सीधे एक्सेस करता, सीधा पढ़ता है। इसका इस्तेमाल प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, डेटा, बीच बीच में मिलने वाले रिजल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सीधा मतलब है सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, नहीं स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? अगर सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी इंस्टॉल नहीं है तो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता। रैम रोम कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। रैम रोम और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। तो मैंने क्लियर बता दिया, यही वो प्राइमरी मेमोरी है जिसकी वजह से सीपीयू काम करता है या इसी में पूरी प्रोसेसें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अभी क्या लिखा था वहां पर आरएएम लिखा था, आरएएम लिखा था। आर मीन्स हो गया रैंडम, ए मीन्स हो गया एक्सेस, एम मीन्स हो गया मेमोरी। तो आरए जो है आरएएम लिखा था उसका फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने देखी हो तो कुछ इस तरह की प्लेट टाइप की रहती है। कभी आपने कंप्यूटर ठीक कराने गए हो तो वहां पर निकालता है, इसको रगड़ता है, साफ करता है, क्या करता है? साफ करता है, फिर इसी में लगा देता है, फिर इसी में लगा देता है। हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोर की गई किसी भी जानकारी का तक पहुंचने का समय डेटा की फिजिकल लोकेशन से अलग होता है। इसमें क्या होता है? रैम को टेम्परेरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वह कंप्यूटर की चालू रहने तक बना रहता है। क्लियर समझ में आया? हम कंप्यूटर चालू करते हैं, कंप्यूटर चालू करते हैं, फिर जो काम करते हैं वह जो काम कर रहे हैं हम लोग, वो डाटा इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है। लेकिन कब तक इसके अंदर रहता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर कब तक डाटा रहता है? जब तक हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। जैसे ही कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देंगे, कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, ये यहां से उड़ जाएगा। समझ में आ गया होगा? क्लियर। जब करंट बंद हो जाता है तो सारा स्टोर किया हुआ डाटा मिट जाएगा, खो जाएगा। रैम कंप्यूटर सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है क्योंकि इसके बिना सिस्टम अपना काम नहीं कर सकता। तो जो प्रोसेसें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो सबसे पहले इसी के अंदर होता है। समझ में आ गया? ये कह सकते हैं ये वही मेमोरी है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर में काम कर पाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आरएएम का क्या हुआ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि प्रोसेस के लिए बनाई जाती है, ना कि इसमें डाटा स्टोर रख सकते हैं हम लोग। ये भी क्लियर हो गया। तो चलो चलते नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्लियर लिखा है रैम, जो रैम का जब फर्दर क्लासिफाई 2 भागों में इसको और डिवाइड किया जाता है। फिर क्या होता है? पहला स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जो वहां पर लिखा था क्लासिफिकेशन में एस आरएएम लिखा था और डी आरएएम लिखा था। तो एस मीन्स होता है स्टैटिक रैम, डी मीन्स होता है डायनेमिक रैम। तो पहला यहां पर लिखा स्टैटिक, क्या लिखा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्लियर लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, कई बार क्या फुल फॉर्म भी हमें याद नहीं रहता। तो स्टैटिक शब्द का मतलब है कि जब तक पावर सप्लाई रहती है मेमोरी अपना कंटेंट बनाए रखती है। स्टैटिक का मतलब है, जो क्लियर लिख दिया उसने, इसका मतलब है कि जब तक हम काम करते हैं उसमें करंट आ रहा है कंप्यूटर में, जब तक ये डाटा को रखता है, जैसे ही करंट बंद होता है डाटा उड़ जाता है। क्लियर है ना? क्या? लेकिन बिजली जाने पर इसके वोलेटाइल नेचर की वजह से डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है। अब एसआरएएम और डीआरएएम से ज्यादा तेज महंगा है। क्या कह रहा है? एसआरएएम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डीआरएएम से ज्यादा तेज है और महंगा भी है। तो एसआरएएम महंगा है और फास्टेस्ट से। नेक्स्ट है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब उसी का टाइप समझ रहा है, रैम का टाइप समझ रहा है, दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक क्या कहता है? डीआरएम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी छोटे कैपेसिटर से बना होता है जो बिजली लीक करते हैं। डिजाइनर डीआरएम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह एसआरएम की तुलना में बहुत ज्यादा डेंस होता है। हर चिप में कई बिट स्टोर कर सकता है।
कम पावर इस्तेमाल करता है और कम हीट पैदा करता है, मतलब गर्म भी नहीं होता जल्दी, है ना। इन कारणों से दोनों टेक्नोलॉजी का अक्सर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मेन मेमोरी के लिए हम DRAM और कैश के लिए SRAM यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइप की मेमोरी के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ये सब प्रैक्टिकल चीजें याद रखें, लेकिन थ्योरी में हमें लिखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें पता होना चाहिए। और मैं लिखकर लाया हूँ शुद्ध हिंदी में, जिससे आप उसको पढ़कर भी एक बार अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको तो इसके बारे में बहुत जानकारी होगी, तो वो जल्दी समझ जाएंगे। फिर है ROM। क्या होता है ROM? रोम, रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखा है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब समझे, रीड ओनली, केवल पढ़ने के लिए मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में स्टोर प्रोग्राम परमानेंट होते हैं, याद रखना। रोम में स्टोर प्रोग्राम परमानेंट होते हैं और करंट बंद होने पर भी खोते या मिटते नहीं है, इसलिए यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी टाइप है। नॉन वोलेटाइल मतलब इसमें जो भी डाटा रहता है, जो भी डाटा हम छोड़ देते हैं, कॉपी करके डाल देते हैं, ये उड़ता नहीं है, इसी में रहता है। जैसे हमारी D और E ड्राइव रहती है, जहाँ पर हमने कोई फोटो डाल दी, वीडियो डाल दिया या कोई फाइल बना के रख दी वहाँ पर, तो इससे उड़ते नहीं, ये बने रहते हैं। तो रोम है। रोम में स्टोर प्रोग्राम आमतौर पर जरूरी होते हैं और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी देती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, बूटिंग प्रोग्राम वगैरह शामिल होते हैं। रोम अलग अलग तरह के होते हैं, जिनमें PROM है, EPROM है और EEPROM शामिल है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये रोम हो गए, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर वगैरह डले रहते हैं हमारे, कुछ डाटा भी, और जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा है वो भी डला रहता है। कोई काम किया हमने किसी भी, जैसे फाइल में, जैसे चाहे वर्ड में करो, ऑफिस में करो या किसी और सॉफ्टवेयर पर करो, तो वो डाटा उसमें बना रहता है, हटता नहीं है, मिटता नहीं है, जैसा कि हमारा RAM में मिट जाता था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो हमने बताया था भाई, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली अनोखी मेमोरी है, जिसे यूजर सिर्फ एक बार बदल सकता है। यूजर एक खाली PROM खरीदता है और PROM प्रोग्राम का इस्तेमाल करके जरूरी कंटेंट डालता है। तो इसके बारे में कम आपको जानकारी होगी, क्योंकि देखा भी नहीं होगा। अब यह प्रोग्रामेबल, और इसका एक और फायदा है कि इसे रीप्रोग्रामेबल भी किया जा सकता है। मतलब जो हमारी EPROM जो मेमोरी है, जी दूसरी टाइप की, उसके बारे में यह प्रोग्राम, और इसमें ये फायदा रहता है, जो भी प्रोग्राम में है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। को मिटाने के लिए एक खास टूल की जरूरत होती है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट निकालता है। EPROM को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए पहले पूरी चिप को मिटाना होगा। तो ये थोड़ी सी मेमोरियाँ हो सकता है आपको समझ में कम आ रही हो, तो कम से कम नाम तो लिख कर आ जाएंगे। थोड़ा एक आध लाइन इनके बारे में लिख देंगे तो भी चलेगा। जिनके बारे में आपको अच्छा समझ में आ रहा है वो लिख कर जरूर आए। यही थ्योरी का सिस्टम है। जो आता है उसको अच्छे से लिखें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें, क्योंकि उनको भी, टीचरों को भी इतना याद नहीं आता। लेकिन मेन जैसे रैम है, रोम है, उनके बारे में टीचरों को भी याद है। अगर रैम और रोम के बारे में लिखना भूल गए आप लोग, तो समझ लो नंबर कट जाएंगे। तो रैम और रोम को जरूर एक्सप्लेन करें, बकाया जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको करें ना करें, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। कौन सी? फ्लैश मेमोरी। यह असल में जो EEPROM है, इसका एक्स्ट्रा फायदा यह है कि डेटा को ब्लॉक में लिखा या मिटाया जा सकता है। जो भी ब्लॉक बनाते हैं हम, जिससे एक बार में 1 बाइट की लिमिट खत्म हो जाती है, और इससे फ्लैश मेमोरी EEPROM से ज्यादा तेज हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी मैंने समझाई है, इनके बारे में यदि आपको समझ में आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता है, नाम पढ़ लें, उसका फंक्शन पढ़ लें, और जो मेन मेमोरी है उनको मैंने बता दिया, उनको समझा के जरूर आए। जो एक्स्ट्रा याद रहती नहीं है तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारी मेन मेमोरी में रहता है। अब सेकेंडरी मेमोरी, तो इसके बारे में जरूर लिख कर आए। अब क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की हमने क्या समझा दी, प्राइमरी मेमोरी की हमने रैम और रोम के बारे में समझा दिया, उसके थोड़े टाइप्स के बारे में समझा दिया। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी थोड़ा लिख कर आना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आमतौर पर मेन या प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में मौजूद स्टोरेज की मात्रा बड़े प्रोग्राम लोड करते समय या प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग करते समय काफी नहीं होता, जैसा कि मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम में होती है। देखो, जो डाटा हम स्टोर करते कंप्यूटर में, कई बार वो एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना है, ये भी हो सकता है, तो वहां पर सेकेंडरी मेमोरी काम आ जाती है। पेन ड्राइव है, CD DVD है ना। तो ये ऐसे हालात में डेटा स्टोर करने के लिए एक्सटर्नल या क्या लिखा, ऑक्सिलरी मेमोरी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यहाँ सेकेंडरी मेमोरी काम आती है, और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा SD कार्ड, पेन ड्राइव, SSD, ये सब कैसी हैं? हमारी एक्सटर्नल मेमोरी हैं,
जो हम सीपीयू में लगाते हैं, जिसके लिए बाकायदे पोर्ट दिए रहते हैं इनको लगाने के लिए सीपीयू के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के लिए, जिसमें हम अलग से और डाटा स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डाटा स्टोर कर सकते हैं जिस तरह की हमें जरूरत है। तो ये जो मैंने समझाने की कोशिश की मेमोरी के बारे में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आप लोग बड़े आसानी से लिख पाएंगे। थैंक यू।